दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास प्राचीन इतिहास के ये खास सीरीज में, जहां पर हम लोग दो भाग में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को पढ़ा था। काफ़ी गर्मी है और इस गर्मी में वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों, हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के पहले दो भाग में पढ़ा था कि कैसे भारतीय जो प्राचीन साहित्य है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, उससे भारतीय प्राचीन इतिहास का पता चलता है। साथ ही उसके अगले भाग में हमने पढ़ा था कि कैसे जो प्राचीन समय में कुछ यात्री विदेशी हमारे देश में आए, उन्होंने किताबें लिखी और उससे हमें पता चलता है। इसके अलावा तीसरा जो है वो है पुरातत्व साक्ष्य। पुरातात्विक खुदाई से या फिर जहां तहां कुछ कुछ मिला है और उससे कई बातों का पता चलता है। दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय जो पुरातत्व शास्त्र है उसके पितामह के रूप में जाना जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। इन्हें भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पिता या पितामह के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी, तिथियों के अध्ययन को पोलियोग्राफी और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। दोस्तों, एपिग्राफी और न्यूमिस्मैटिक्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान देंगे। एक बार रिपीट करते हैं। अभिलेखों का अध्ययन, एपिग्राफी, प्राचीन तिथियों का अध्ययन, पोलियोग्राफी और सिक्कों का अध्ययन, न्यूमिस्मैटिक्स। ये जो है तीनों हमें याद रखना होगा। चलिए, अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे इस लिस्ट को, जिसमें कि कुछ अभिलेखों का नाम है और उससे संबंधित राजा का नाम है, किस शासक ने उसे बनवाया था। तो सबसे पहले हाथी गुम्बा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाथी गुम्बा अभिलेख कलिंग राज खारवेल ने बनवाया था। दोस्तों, आपको पता होगा कलिंग से अशोक की लड़ाई हुई थी। मगध के राजा थे अशोक, और उसी में उनका हृदय परिवर्तन हुआ था और बौद्ध धर्म अपना लिए थे। काफ़ी जो है लोकप्रिय कहानी है, इसे हम इतिहास में भी पढ़ेंगे। ये उड़ीसा के तरफ ये राज्य था। जूनागढ़ अभिलेख, इसे रुद्रदामन ने बनवाया था। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री ने बनवाया था। और प्रयाग स्तंभलेख, इसे समुद्रगुप्त ने बनवाया था। हम जब गुप्त वंश को पढ़ेंगे तो खूब डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। ये एक ऐसा अभिलेख है जिसमें तीन तीन राजाओं ने लिखवाया है, खास करके अशोक ने, समुद्रगुप्त ने और मुगल शासकों ने। मतलब इसमें तीन तीन अलग अलग समय के अलग अलग वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की, गुप्त वंश की और साथ ही साथ मुगल वंश की। इसे हम खूब डिटेल में पढ़ने वाले हैं गुप्त वंश के एपिसोड में। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख, इसे पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय बहुत महत्वपूर्ण राजा था और प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे। इसने हर्षवर्धन की हत्या कर दी थी, युद्ध में हरा दिया था, तो इसे भी पढ़ेंगे। ऐहोल अभिलेख को पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। मंदसौर अभिलेख को यशोवर्मन ने बनवाया था। यशोवर्मन कहाँ के राजा थे? तो ये मालवा के राजा थे। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख, इसे राजा भोज ने बनवाया था। और राजा भोज कहाँ के थे? तो राजा भोज प्रतिहार वंश के थे, प्रतिहार नरेश थे भोज। अगला है भीतरी अभिलेख। तो भीतरी अभिलेख को कौन बनाए थे? इसे स्कंद गुप्त ने बनाया था और ये गुप्त वंश के एक महत्वपूर्ण राजा थे। तो स्कंद गुप्त ने किसे बनवाया था, कौन सा अभिलेख लिखवाया था? तो वो था भीतरी अभिलेख। और अंतिम है ऐरन अभिलेख। और ऐरन अभिलेख जो है वो भी गुप्त वंश से संबंधित है, जिसको कि लिखवाया था भानुगुप्त ने। तो भानुगुप्त का ऐरन अभिलेख, स्कंद गुप्त का भीतरी अभिलेख और समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख, ये तीनों गुप्त वंश के राजा हैं। और अन्य कुछ कुछ जो अभिलेख है उसको भी हम लोगों ने देखा। अगले हम लोग जो मौर्य वंश को पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग खूब डिटेल में देखेंगे अशोक के द्वारा बनवाया गया अभिलेख वगैरह जो है उसके बारे में। चलिए दोस्तों, अब अभिलेख से कुछ विशेष बातों का पता चलता है, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले भारतवर्ष, हमारे देश का नाम भारत है और भारतवर्ष इसे कहा जाता है, जिसका पहला उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? ये हाथी गुम्बा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुम्बा अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो कलिंग राज खारवेल ने। दोस्तों, अगला चलते हैं। अकाल या दुर्भिक्ष। तो अकाल की जानकारी सर्वप्रथम एक अभिलेख में जहां वर्णन आता है, और वो अभिलेख है सौगौरा अभिलेख। सौगौरा अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसमें भारत में भीषण अकाल का वर्णन किया गया है। अगला है हून आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? मतलब भारत में जो हूनों ने आक्रमण किया था उसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभलेख से मिलता है। और इसे किसने लिखवाया था? तो इसे लिखवाया था हमारे स्कंदगुप्त ने। भीतरी
स्तंभ लेख को स्कंदगुप्त ने लिखवाया था और जिसमें कि हमें हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। जैसे किताबों में भी हमने पढ़ा था ना कि चचनामा में अरबों का सिंध विजय का वर्णन आता है, इत्यादि अनेक किताबों के बारे में, वैसे ही अभिलेख के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना होता है। अगला है सती प्रथा। मतलब देखिए इसमें एक टेक्निकल है, सती प्रथा तो अपने यहाँ था लेकिन इसका कोई लिखित साक्ष्य जो है ना वो मिलता है एरन अभिलेख से। सती प्रथा का पहला साक्ष्य हमें एरन अभिलेख से मिलता है और ये जो अभिलेख है इसे लिखवाया था हमारे भानुगुप्त ने। इसमें एक व्यक्ति के साथ, व्यक्ति जो मर जाता है उसके साथ उसकी पत्नी को सती होना पड़ता है, इसका उल्लेख है। और एक है रेशम बुनकर की जानकारी। तो दोस्तों रेशम बुनकर की जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर, एरन अभिलेख से सती प्रथा होने का लिखित साक्ष्य, भीतरी स्तंभ लेख से हूण आक्रमण, सोहगौरा अभिलेख से अकाल का वर्णन और हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख। दोस्तों इसे एक बार और रिमाइंड आप लोग कीजिएगा। अगला है दो अभिलेख को और देखना है, ये दोनों विदेशी अभिलेख हैं, मतलब भारत से बाहर ये अभिलेख पाए गए हैं। पहला है बोगासबोई। बोगासबोई 1400 BC। 1400 BC का मतलब हो गया लगभग जो है 3400 ईयर्स एगो, इतना वर्ष पहले, 3400 वर्ष पहले का ये अभिलेख है। और बोगासबोई अभिलेख जो है इसमें वैदिक देवता का वर्णन आया है, खास करके मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य इत्यादि देवताओं का। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में जो वैदिक धर्म होता है आर्य के साथ आया था और वो 1600 BC में आर्य लोग आए थे, ये अप्रॉक्स है लगभग। और उन्होंने यहाँ पर धार्मिक जो उनका आर्य धर्म था, ये सब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वीडियो में, तो वो आया था। तो यहाँ पे 1400 ईसा पूर्व में आपको बोगासबोई अभिलेख मिलता है जो विदेशी अभिलेख है और उसमें एक वैदिक देवता का उल्लेख है। दोस्तों एक और है वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख। वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख, नाम से ही गरुड़ है, गरुड़ विष्णु जी का वाहन है और इसे बनाया था यवन का शासक था होलियोडोरस। तो इस अभिलेख से क्या पता चलता है? तो इस अभिलेख से पता चलता है कि मध्य जो एशिया था, इसे यहां भारत मैंने लिख दिया है, नहीं, मध्य एशिया, मध्य एशिया जो था वहां भागवत धर्म का विकास था। भागवत धर्म विष्णु भगवान से संबंधित एक धर्म है और उस धर्म का वहां पर विकास था। इसका साक्ष्य हमें वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग सिक्का पे चलते हैं। सिक्के भी ऐसे एक महत्वपूर्ण रूप से हमें प्राप्त होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य में, जिससे कि हम कई बातों का पता लगा लेते हैं। दोस्तों सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, जिसे मैंने पीछे बताया भी। देखिए सबसे पहले प्राचीन सिक्का को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्राचीन सिक्का को आहत सिक्का कहा जाता है या फिर उसे कासारपन भी कहते हैं। तो प्राचीन सिक्का को आहत सिक्का या फिर कासारपन कहते हैं। नेक्स्ट है सोना का प्रथम लिखित सिक्का, स्वर्ण सिक्का जिस पर किसी ने कुछ लिखा था। इसमें सबसे पहला नाम कुषाण का आता है। इससे पहले भी दोस्तों सिक्के प्राप्त हुए लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ था, ऐसा मोहर वगैरह टाइप का, तो उससे कुछ पता नहीं चल पाता है। तो पहला लिखित सिक्का चलाया गया जो स्वर्ण का बना हुआ था, वो सिक्का कुषाणों ने चलाया था। और दोस्तों सबसे अधिक सोना का सिक्का किसने चलाया? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। तो ये गुप्त शासक ने चलाया था। मतलब गुप्त शासकों ने सबसे अधिक स्वर्ण का सिक्का चलाया और पहला सिक्का स्वर्ण का कुषाण शासक ने चलाया। वहीं सीसा का सिक्का भी चलाया गया सातवाहन शासकों के द्वारा। तो सातवाहन वंश के जो शासक थे उन्होंने सीसा का सिक्का चलाया। कुषाण ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया और सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने चलाया। दोस्तों इसके अलावे हम ये भी जान सकते हैं कि प्राचीन समय में किस किस चीज का सिक्का होता था। तो तांबा का सिक्का होता था, सोना का होता था, सीसा का होता था, कांसा का होता था। इनसे बने हुए सिक्के होते थे और मोहरें भी होती थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी मोहरें प्राप्त हुई है। दोस्तों एक खूब VVI क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, कितना बार एग्जाम में आ चुका है कि एक राजा जिसका कि वीणा बजाते हुए किसी सिक्का पे तस्वीर है, वो कौन सा राजा है? तो वो राजा है दोस्तों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत प्रतापी राजा था और हम कह सकते हैं कि गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजाओं में से एक था। समुद्रगुप्त दोस्तों
इसका एक सिक्का पे फोटो है जिसमें वो वीणा बजा रहा है। इससे दो बात पता चलता है। तो पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि वीणा बजाती हुई तस्वीर किस राजा की है, तो वो समुद्रगुप्त की है। और इससे पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी था। तो दोस्तों उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण इसी सिक्का से चलता है। एक गर्तावास के संबंध में जान लेते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य पे जब हम जाते हैं तो एक बुर्ज होम जगह है, प्राचीन समय का जगह है। और हम लोग अगले ही टॉपिक में पढ़ने भी वाले हैं, जब हम लोग पाषाण युग को, अगला टॉपिक हम लोग का पाषाण युग होगा, वहाँ पर हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो बुर्ज होम जो है वहाँ से पहला बार गर्तावास मिला है। दोस्तों गर्तावास क्या होता है, तो गर्तावास कह सकते हैं एक तरह से अंडरग्राउंड घर, जमीन के नीचे घर होता था। तो अंडरग्राउंड घर जो है वो बुर्ज होम से मिला है। और उस घर में सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों का उपयोग किया गया था। और एक ही मंजिल का नहीं था, वो एक से दो कंपार्टमेंट में बटा हुआ था। और वहाँ पर हमें कुछ दफन किए गए मनुष्य भी मिले हैं, मतलब कि दफनाया गया है मनुष्यों को, और उसके साथ उसके कुत्तों को भी दफनाया गया है। मतलब उस समय में ऐसी प्रथा थी कि मालिक के साथ उसके कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। दोस्तों अब अंतिम में हम लोग देखते हैं कुछ अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि के बारे में। दोस्तों भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है, और समय समय पर राजाओं ने अन्य अन्य लिपियों को उपयोग किया लेखों में लिखने के लिए, जो उस समय में सर्व प्राचीन लोगों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था। तो उसमें सबसे पहले प्राकृत लिपि का वर्णन है। तो आरंभिक जितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें प्राकृत लिपि का वर्णन हुआ है। प्राकृत लिपि में ज़्यादातर पुराने समय के अभिलेख मिलते हैं। फिर ब्राह्मी लिपि का बात आता है। दोस्तों ब्राह्मी लिपि जो है, इसमें अशोक के ज़्यादातर शिलालेख जो हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है, तो हम बोलेंगे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, सबसे अधिक इसी में लिखा गया है। ये जो लिपि है वो बायां से दायां लिखते हैं, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं देवनागरी। देवनागरी लिपि भी बायां से दायां लिखा जाता है। वहीं पर दूसरी अगली लिपि है खरोष्ठी लिपि। इसमें भी अशोक के कुछ अभिलेख मिले हैं, और ये जो है दायां से बायां। देखिए ब्राह्मी बायां से दायां जाता है और खरोष्ठी दायां से बायां की तरफ आते हैं। दोस्तों उर्दू या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के समय में प्रयुक्त लिपि जो थी वो भी दायां से बायां लिखा जाता था। और भी बहुत सारा लिपि है जो दायां से बायां लिखा जाता है, उसी में एक नाम खरोष्ठी लिपि का है। इसमें भी अशोक का अभिलेख है। और दोस्तों यूनानी या अरमाइक लिपि, दोस्तों ये खास करके अभी का पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है, यहाँ से जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इन अभिलेखों में जो है प्रयुक्त लिपि जो है वो है अरमाइक लिपि। तो हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो प्राप्त होने वाले खास करके अभिलेख हैं उसमें किन लिपि का वर्णन हुआ है, तो हम बोलेंगे यूनानी एवं अरमाइक लिपि का। और एक यहाँ से ये भी चीज़ क्लियर हो रहा है कि अगर पूछा जाए कि कुछ ऑप्शन दे करके कि इनमें से किन किन लिपियों में अशोक ने अपने शिलालेख अभिलेख को लिखवाया है, उसमें प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी या फिर अरमाइक, ये तीनों नाम आ जाएंगे। इस तीनों में लिपि में अशोक ने अपने अभिलेख को लिखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखा है। जो बाहर प्राप्त हुआ है पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ, उसमें आपको यूनानी एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों हम लोग का प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जुड़े रहिए। और अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या कैसे आगे करना है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वैसे पाषाण युग दोस्तों। तो जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर आवर न्यू वीडियोस। ओके दोस्तों, थैंक यू।